हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की एक और स्पेशल क्लास में। तो ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है एसएससी एग्ज़ाम्स का। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने लास्ट ईयर जो 12 सितंबर को शिफ्ट थर्ड हुई थी उसके सवाल कवर किए हैं। अगर लास्ट ईयर देखा जाए एसएससी सीजीएल का जो सबसे मुश्किल पेपर आया था ना, जीएस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो वो था आपका 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। उसमें सबसे मुश्किल सवाल थे। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को आरंभिक ऐतिहासिक संदर्भों सबसे पुराने से नवीनतम के कलानुक्रमिक कर्म में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो ये जो डांस है हमारे, उनको हमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब ओल्डेस्ट से पुराने से सबसे नया, ठीक है, उसमें हमें जो है कवर करना है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि इनका हिस्टोरिकल रेफरेंस कब मिलता है हमें। ठीक है, तो एक एक करके हम हर डांस को कवर करेंगे। सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर बात की जाए, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु से हुआ है। एशियन नाम देखा जाए तो एशियन नाम क्या था? सादिर अट्टम। सादिर अट्टम इसका नाम था, या फिर आप कह सकते हो दासी अट्टम। दासी अट्टम भी इसका ही नाम था। ठीक है, भरतनाट्यम को भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस माना जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो इंडिया का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है ना। इसकी जड़ें सीधा जो नाट्यशास्त्र है ना उस तक पहुंचती है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने करी थी? अगर आपको ध्यान हो, नाट्यशास्त्र की रचना करी थी भारत मुनि ने। भारत मुनि ने इसकी रचना करी थी, जो कि लगभग 200 BC के आसपास है ना, माना जाता है कि तब इसकी रचना हुई थी। तो सबसे पुराना तो हमारा हो गया ये। तमिलनाडु के मंदिरों में जो ये भरतनाट्यम है उसका परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, जैसे चिदम्बरम मंदिर हो गया, बृहदेश्वरा मंदिर है ना, यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस होता है। ब्रिटिश काल में इस डांस का डिक्लाइन आया था, जिसको 20th सेंचुरी में वापस रिवाइव किया गया। और रिवाइव किसने करा था? जो मेन थे जिन्होंने इसका रिवाइवल करा था वो थे जैसे रुक्मणी देवी जी थे, रुक्मणी देवी अरुणले है ना, और ई कृष्ण अय्यर। ठीक है, इनको मेन माना जाता है कि इन्होंने ही जो भरतनाट्यम है उसको वापस रिवाइव करा था। ठीक है, तो सबसे पुराने की बात करें तो हो गया हमारा भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम है केरला का। ठीक है, केरला का डांस है ना, केरला का डांस है। और इसका मतलब क्या होता है? डांस ऑफ इंचेंटर्स। ठीक है, डांस ऑफ इंचेंटर्स भी इसको कहा जाता है, एक अलग दूसरा नाम दिया हुआ है इसको। और इसका जो अर्लीस्ट रेफरेंस हम देखें ना कि ये कब हमें सबसे पहले इसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, वो तो वो 16th सेंचुरी में मिलता है। ठीक है, 16th सेंचुरी में इसका जो सबसे पहला जो है इसका रेफरेंस हमें मिलता है। ठीक है, रिवाइवल इसका कब हुआ था? 19th सेंचुरी में। और किसके द्वारा हुआ था? सौमथी तिरुनल राम वर्मा। ठीक है, इनके द्वारा इसको वापस रिवाइव किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हमारा है कथक। ठीक है, कथक कहाँ का है? कथक है आपका यूपी का। ठीक है, कथक है आपका यूपी से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, कथक का ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ था? यूपी में। कथक जो शब्द है वो आया किससे? वो आया है कथा से। ठीक है, कथक जो परफॉर्म किया जाता है, जो डांसर्स होते हैं वो मंदिरों में कृष्ण और राम की कहानियाँ सुनाया करते थे। ठीक है, ये जो डांस फॉर्म है इससे जो है कृष्ण और राम की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। और इसका अगर रेफरेंस देखा जाए ना तो ये हमें मिलता है गुप्ता पीरियड में। ठीक है, गुप्ता पीरियड में, यानी कि 7th या 8th सेंचुरी के आसपास इसका रेफरेंस मिलता है। ठीक है,
और उसके बाद गुप्ता पीरियड में इसका ओरिजिनेशन एक तरह से कह सकते हैं, और बाद में इसको जो है सपोर्ट मिला था, वो मिला था मुगल काल में, ठीक है। और इसके 3 घराने हैं, कथक के जो मेजर घराने हैं वो 3 हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सवाल पूछ लेता है कि है ना इसके कौन कौन से घराने हैं। तो एक है लखनऊ, सेकंड है आपका जयपुर, और थर्ड है आपका बनारस, ठीक है। ये 3 घराने हैं कथक डांस के, ठीक है। तो ये 3 नाम भी याद रख लीजिएगा। फेमस डांसर की बात की जाए, बिरजू महाराज जी, सितारा देवी जी, ठीक है, और शोभना नारायण जी, ठीक है। ये जो है इसके फेवरेट डांसर हैं। और उसके बाद आखिरी हमारा है मणिपुरी। नाम से ही पता पड़ जाता है मणिपुरी है, मतलब मणिपुर से ओरिजिनेशन है इसका, ठीक है। मणिपुर से ओरिजिनेशन है, नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल डांस है। और जो डांस है वो किससे कनेक्टेड है, वो है वैष्णवी भक्ति मूवमेंट से, वैष्णवी भक्ति मूवमेंट से कनेक्टेड है ये आपका जो मणिपुरी डांस फॉर्म है, ठीक है। और इसके अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये 18th सेंचुरी के आसपास इसका जो मेजर डेवलपमेंट है ना वो हुआ था। और किसके द्वारा, उस समय पे राजा कौन थे, भाग्य चंद्र, ठीक है, राजा थे भाग्य चंद्र। उनके टाइम पे इसका जो है ओरिजिनेशन इसका माना जाता है। मेन थीम क्या होती है, भक्ति, रासलीला, राधा कृष्ण, ठीक है, ये इसकी मेन थीम्स होती हैं। और ठीक है, और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाएं तो सबसे पुराना तो हो गया आपका भरतनाट्यम, ठीक है। फर्स्ट पे आ जाएगा आपका भरतनाट्यम, पहले हो जाएगा 1। और उसके बाद जो है वो हमारा मिलता है कथक, ठीक है। तो थर्ड हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा मतलब कथक, ठीक है। उसके बाद सबसे पुराना कौन सा है, मोहिनी अट्टम, तो फिर हो जाएगा सेकंड। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका मणिपुरी। तो 1 3 2 4 जो है मतलब पहला ए हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ए जो है हमारा वो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम इसकी छत के आकार से सही सम्मिलित है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा युगम जो है, कौन सा शेप है, ठीक है, कौन सा अपनी जो छत है उससे सही से मेल खाया हुआ है। तो अगर देखा जाए ना तो ये सारे जो अलग अलग जैसे आपको पता है लास्ट ईयर ना आर्किटेक्चर से बड़े सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो टेम्पल्स की जो रूफ होती है ना, उनके डिज़ाइन होते हैं ना, वो बताए हुए हैं इसमें, ठीक है। वो सारे इनको डिफाइन किए, जैसे फमसाना है, ठीक है। फमसाना जो है वो नागारी टेम्पल का एक स्टाइल है, ठीक है। वैसे ही लटीना है, ठीक है, ये भी एक मंदिर का स्टाइल, जो छत है वो एक स्टाइल है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है, वो हमें यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो हमारा सही जवाब होगा फमसाना। फमसाना जो है एक बिंदु तक उठने वाली स्लैब फिर सीधी ढलान है, ठीक है। फ्लैट स्लैब होते हैं, है ना, फ्लैट स्लैब होते हैं, और स्लोप होती है अपवर्ड, एक जो है पॉइंट पे मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया नागारी टेम्पल जो होते हैं उसमें ये आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए लटीना की, लटीना में लिखा है रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर नहीं होता, वो कर्विकल होता है, ठीक है, कर्व में होता है वो, ठीक है। तो कर्विलीनियर होता है ये, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और उसके बाद वलाबी है, वलाबी का लिखा है टॉल कर्विंग इनवर्ड शार्पली, लंबा तेज़ी से अंदर की ओर झुका हुआ, तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। ये बैरल के शेप के होते हैं, ठीक है, बैरल शेप होते हैं ये, है ना, ठीक है। और उसके बाद लटीना तो मैंने आपको बता ही दिया, लटीना कर्विकल होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फमसाना, जो कि एक बिंदु तक उठने वाली स्लैब है और सीधी ढलान है। अब देखिए ये नॉर्मली आप नहीं पढ़ोगे जनरली, अगर आप कुछ भी कोई भी बुक उठाओ ना तो वहाँ पे नॉर्मली नहीं दी जाती है, क्योंकि इसका अगर उल्लेख देखा जाए ना टेम्पल की जो रूफ टॉप के स्टाइल हैं वो आपके एनसीईआरटी क्लास 11th की जो बुक है ना हिस्ट्री की, उसमें मिलता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल पेपर था, एग्ज़ाम में आपको अचानक से ये सवाल सामने को देखने को मिले, आप घबरा जाओगे, है ना।
ठीक है, अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू महोत्सव मुख्य रूप से बाजरा की कटाई से पहले किस देवता के आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि पोंगटू फेस्टिवल जो है वो कौन से भगवान के लिए मनाया जाता है? पोंगटू सेलिब्रेट जैसे कौन करता है? इसमें आ गया आपका टुत्सा ट्राइब। ठीक है, याद रखिएगा, टुत्सा ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की, है ना, अरुणाचल प्रदेश की है। और वो कौन से भगवान की पूजा के लिए मनाते हैं ये लोग? तो वो करते हैं आपके रंग खोतक की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंग खोतक। और प्रेयर्स ऑफर की जाती हैं ताकि जो फसल है वो अच्छी हो और जो फसल है उसको आपदा से बचाया जाए। ठीक है, इसके लिए ये पूजा की जाती है और ये जो एग्रीकल्चर साइकिल होता है ना आपका, उसकी शुरुआत है ना। और इसको ये जो कम्युनिटी है वो न्यू ईयर मानती है, न्यू ईयर ऑफ टुत्सा कम्युनिटी। ठीक है, टुत्सा कम्युनिटी का न्यू ईयर माना जाता है इसको, है ना। और इसके अलावा देख लें डोनी पोलो इसमें जो है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है ना। सूरज और चांद भगवान की, चंद्र देवता की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, बहुत सारी ट्राइब मनाती हैं, स्पेसिफिकली किसी एक ट्राइब से लिंक्ड नहीं है ये। और वैसे ही अगर रंगफरा की बात करें, रंगफरा जो है आपका वो मनाया जाता है टंगसा ट्राइब द्वारा। ठीक है, टंगसा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, तुत्सा से कोई लेना देना नहीं है इसका। और न्याय अगर बात करें तो इसको मनाता है नईशी ट्राइब मनाता है इसको, है ना, नईशी ट्राइब इसको मनाता है। इन हिंदी शास्त्रीय गीत की 3 ताल में खाली मात्रा पर क्या होती है? ठीक है, कौन सी भी खाली मात्रा मार्क की जाती है? इन 3 ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द खाली इज मार्क्ड ऑन डैश मात्रा। ठीक है, तो 3 ताल में मात्रा कितनी होती है? 3 ताल में मात्रा होती है 16 मात्राएं होती हैं। मात्रा को यहाँ से बीट्स कहा गया है। ठीक है, बीट्स जो होती हैं वो मात्रा होती है। ठीक है, जिसको बाद में आप 4 विभाग में बांट देते हैं। ठीक है, 4 विभाग में बांटा जाता है, 4 बीट हर विभाग में होती है। और खाली की बात की जाए, जो एम्प्टी बीट होती है वो होती है आपकी 9th मात्रा पे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9th मात्रा। और अगर बात की जाए सबसे स्ट्रेस्ड बीट जो होती है, जिसको हम सम कहते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जोर जिस पे दिया जाता है वो होती है फर्स्ट पे, है ना, होती है फर्स्ट पे। आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है? तो जैसे कि आपको पता है जो मैच होते हैं, ठीक है, उसमें आईसीसी ने स्पेसिफाई कर रखा है कि वेट कितना होगा और सर्कमफ्रेंस कितना होगा एक बॉल का। ठीक है, एक रेंज बता दी है, वही आपकी रेड, वाइट और पिंक बॉल तीनों में लागू होती है। ठीक है, और हमसे यहाँ पूछा गया है कि ये किया क्यों है? तो देखिए, ये जो किया गया है ना स्टैंडर्डाइजेशन, उसका मेन उद्देश्य जो है वो है फेयर प्ले। ठीक है, फेयर प्ले कैसे कि एक कांस्टेंट रखा जाए बॉल का जो वेट है, मतलब एक तरह से सिमिलर बॉल बनाई जाए ताकि बाउंस हो, स्विंग हो या सीम मूवमेंट जो होते हैं ना मैच में, ठीक है, वो कंसिस्टेंट रह सके। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कहीं आपने हल्की बॉल ले ली तो वो बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही है। ठीक है, वो हटाने के लिए जो है, एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए जो है आपका ये जो यूनिफॉर्म जो इन्होंने नियम लाया है ना वो लाए हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कारण क्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विविधताओं मानक पिचों पर उछाल, स्विंग और निष्पक्षता को प्रभावित करती है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेरिएशंस अफेक्ट बाउंस
स्विंग एंड फेयरनेस ऑन स्टैंड पिचेस, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी लाने के लिए ये लाया गया। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें एक रेगुलाइज कर रखा है, ठीक है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी लाने के लिए करा है। तो अब कंसिस्टेंट रखने के लिए वेट कितना डिसाइड किया गया, ठीक है, आईसीसी ने वेट कितना बोला है। तो आईसीसी के हिसाब से वेट जो है बॉल का वो होना चाहिए 155.9 से लेके 163 ग्राम के बीच में, ठीक है। कोई भी बॉल हो, चाहे रेड, वाइट या पिंक, तीनों में फॉर्मेट में आप तीनों बॉल जो होती हैं उसमें से इसके बीच ही आपका बॉल का वेट होना चाहिए। और उसके बाद सरकमफ्रेंस की बात की जाए, सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए, 22.4 से लेके 22.9 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया हैं वो बॉल को फुलफिल करने पड़ते हैं। किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी में पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया का फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है, तीरंदाजी में। और कौन से वाले में जीता था? पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑब्वियस बात है, फर्स्ट कोई भी चीज़ हो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन थे, तो ये थे आपके हरविंदर सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह जो थे इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था आर्चरी में, ठीक है। इंडिया की तरफ से पहला गोल्ड मेडल था ये आर्चरी में। इससे पहले इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज भी जीता था टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020, उसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। और तब वो पहला मेडल बना था, ठीक है, तीरंदाजी में भारत का पैरा ओलंपिक के अंदर पहला मेडल था वो, है ना। और अगर बात की जाए शीतल देवी जी की भी, शीतल देवी जी भी हमारी पैरा आर्चर ही हैं, ठीक है, पैरा आर्चर ही हैं, तीरंदाज ही हैं, पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, जिनके हाथ नहीं है, बिना हाथों के ये तीरंदाजी करती हैं। और राकेश कुमार भी हमारे जो हैं पैरा आर्चर ही हैं, ठीक है, ये भी पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने कम्पीट करा था, पर वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो बहुत जीती हैं, पर पैरा ओलंपिक में मेडल भी जिनका जीतना बाकी है। और अगर बात की जाए प्रीतिपाल की, तो ये एथलीट है, ठीक है, पैरा एथलीट है, ठीक है, इनका जो है तीरंदाजी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। ट्रैक इवेंट जो होते हैं ना उसमें कम्पीट करती हैं ये। अब ये जो सवाल है ना ये लास्ट ईयर आया था, ठीक है, इसको डालने का हालांकि कोई सेंस है नहीं, पर ये बस इसलिए डाला गया था कि जैसे क्रिकेट में होता है ना बाउंसर आते हैं, ठीक है, ये कुछ वैसे ही बाउंसरों की तरह है। जैसे कि आपको पता है करंट अफेयर्स हमें कवर करना होता है, और जनरली कहा जाता है 1 साल तक का करंट अफेयर्स आप करके चाहिए। पर एसएससी का हाल देखो, 2018 का पूछ लिया इन्होंने, 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 का सवाल पूछा हुआ है ना, जिसको ऑब्वियस बात है कोई सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। किसी को नहीं ध्यान होगा कि किसने, कौन सी सिटी ने होस्ट करा था ब्रिक्स मीटिंग, किसी को नहीं याद होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों से घबराने नहीं है, ये स्किप करने के लिए ही बने हैं, इनको स्किप ही करना है, इनको इन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर सवाल डाल दिया है तो एक बार देख भी लेते हैं कि उस 2018 में जो ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मीटिंग हुई थी ना, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हुई थी, वो होस्ट किसने करी थी? वो करी थी आपकी साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने कहाँ पे करी थी? प्रेटोरिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रेटोरिया। ब्रिक्स जैसे कि पता है ब्राज़ील, फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देशों ने मिलके ब्रिक्स जो है एसोसिएशन उसकी स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब ये एक और सवाल देखिए, मतलब क्या कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई सर न पैर, ठीक है, बस ये सवाल डालना होता है। हॉट स्टेज, अब किताब है कोई, उसका थीम कैसे बता सकते? ज़रूरी है आप किताब पढ़ोगे?
खैर देख लेते हैं हॉट स्टेज जो किताब थी है ना वो क्या थी। तो अगर हॉट स्टेज की बात की जाए ना तो वो जो है सामाजिक मुद्दों पर एक आधुनिक भारतीय नाटकों का संग्रह है। ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया है ना उसमें जो सोशल इश्यूज है उसके जो प्लेज हैं उसका एक कलेक्शन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज ऑन सोशल इश्यूज। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः मौसम तत्व नहीं माना जाता है? वेदर एलिमेंट इनमें से किसको नहीं मानते हैं? तो वेदर एलिमेंट, वेदर पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्टेट क्या है किसी भी गिवन टाइम या किसी प्लेस पे। जैसे इस समय पर आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, जिस शहर से भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका क्या स्टेट है वो बताता है वेदर पैरामीटर्स। ठीक है, वेदर पैरामीटर्स में कोर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ठीक है, तो अगर कोर एलिमेंट्स की बात की जाए ना तो वो एक आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद आपका विंड, कितनी तेज़ हवा चल रही है। ये होते हैं कोर वेदर एलिमेंट। ठीक है, इनसे ही आपका एक तरह से अनुमान लगाया जाता है कि कैसा जो है एटमॉस्फेयर है। सॉइल पीएच की बात कीजिए, सॉइल पीएच का कहीं से कोई रिलेशन नहीं है वेदर एलिमेंट से। तो हमारा पूछा है कि मौसम तत्व कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉइल पीएच। सॉइल पीएच तो आपका सॉइल केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड जो होते हैं वो आपके मेजर फैक्टर्स होते हैं वेदर के। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। ठीक है, जो आपका वेदर पैरामीटर डिसाइड करता है। और वेदर की बात की जाए तो इसका स्टडी किस में किया जाता है? इसका स्टडी आता है आपका मीटेरोलॉजी में। ठीक है, मीटेरोलॉजी में इसका स्टडी आता है। विद्युत सुरक्षा दिवस, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे 2025 पर विद्युत एवं नवीनीकरण करणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक द्वारा क्या लॉन्च किया गया था? तो हाल ही में 2025 में जब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे मनाया था ना, तो जो मिनिस्टर ऑफ पावर है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो है श्रीपद नायक जी, इन्होंने एक लॉन्च करा था। हमसे पूछा वो लॉन्च क्या था, तो वो जो इन्होंने लॉन्च करा था वो करा था सुरक्षा शुभांकर, है ना। सुरक्षा शक्ति नाम का एक मैस्कॉट जो था इसका इन्होंने उद्घाटन करा था। मैस्कॉट का एम क्या था? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को प्रमोट करना। ठीक है, अवेयरनेस जगाना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे घर पे हो, उनको प्रिवेंट करना जो है उसके लिए ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे मनाया जाता है। ऐसे देखें, नेशनल फायर सेफ्टी जो है इससे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से कुछ है ही नहीं रिलेशन, तो इसका तो फायर सेफ्टी रेगुलेशन से, ठीक है, उससे रिलेशन है। वैसे ही अगर देखा जाए स्मार्ट मीटर अपनाने का कार्यक्रम, तो स्मार्ट मीटर जो है वो आपका पावर सेक्टर से रिलेटेड है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल ग्रिड अनुकूलन उपकरण, ठीक है, डिजिटल ग्रिड ऑप्टिमाइजेशन टूल जो है वो भी आपका जो है पावर ग्रिड से, पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है। इसका भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से कोई रिलेशन नहीं है। निम्नलिखित अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है छोटा नगर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो सही बात है।
जो छोटा नगर प्लेटू है उसको ईस्टर्न एक्सटेंशन माना जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स का, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड जो है ना उनका ईस्टर्न एक्सटेंशन इसको माना जाता है। तो पहला तो हमारा हो गया सही। उसके बाद है छोटा नगर पठार का जल अपाव मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है। तो छोटा नगर प्लेटू इज ड्रेन्ड प्राइमरली बाय चंबल एंड बेतवा रिवर्स। तो ये हमारा गलत है। इसका जो जल अपाव है ना वो होता है दामोदर, शुभंग, शुबर, नरेखा और ब्राह्मणी, ठीक है। इन 3 नदियों के कारण होता है, चंबल और बेतवा के कारण नहीं होता है। तो हमसे पूछा था दोनों पे कंसिडर करें तो हमारा पहला तो हो गया सही, दूसरा है गलत। तो ए सत्य है और आर असत्य है। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। छोटा नगर प्लेटू की अगर बात की जाए ना तो छोटा नगर है कौन से राज्यों में, तो ये आपका पड़ जाता है झारखंड में आ जाता है ना, झारखंड में है, उड़ीसा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है ये। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी है ना। और ये किस चीज़ में यहाँ पे बहुत मिनरली रिच है, तो ये है आपका कोल, आयरन ओर, है ना, बॉक्साइट। इन मिनरल्स में ये बहुत ज़्यादा रिच जो है एरिया है, ठीक है। और अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो छोटा नगर प्लेटू तो हो गया, इसके अलावा यहाँ पे मालवा प्लेटू भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बुंदेलखंड भी आ जाता है ना, और बाघेलखंड भी आ जाता है, ठीक है। तो ये प्लेटो भी इसमें आ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS का पहला मॉड्यूल किस वर्ष में लॉन्च किया जाना है। तो जैसा कि आपको पता है इसरो का जो है वो प्लान है कि पहला मॉड्यूल है ना वो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा, है ना। ये भारत में बना हुआ स्पेस स्टेशन होगा, उसको मल्टीपल फेजेस में जो है लॉन्च करने वाले हैं। तो पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होने वाला है, तो सबसे पहला मॉड्यूल जो है वो आपका लॉन्च करने का है प्लान 2028 में। ऑप्शन ए 2028 में इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा। और ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है, सॉरी, आपका अंतरिक्ष स्टेशन है वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से, ठीक है, ऑपरेट करने वाला है ना। 400 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको ऑपरेट करेंगे। जैसे आपको पता है US का है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वैसे ही भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है। अगर बात करें एक और है हमारा पड़ोसी चाइना ऑलरेडी अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुका है, टियानगोंग स्पेस स्टेशन, है ना। टियानगोंग स्पेस स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है चाइना। और US का तो मैंने बता दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। कौन सा कथन भारत के आध्यात्मिक खनिजों की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। Which statement best reflects the role of non-metallic minerals in India? ठीक है, तो ये कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही तरीके से बताता है इसको। तो अगर ऑप्शन हम चेक करें तो उसमें C जो है हमारा, भारत के प्रमुख उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण समृद्ध भंडार मौजूद है। इंडिया हैज़ रिच रिजर्व्स वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इंडिया के पास अबंडेंट में है, ठीक है, कि जो हमारे मेजर इंडस्ट्रीज़ है ना उनके लिए अबंडेंट में है। अभी नॉन मेटालिक मिनरल्स होते कौन से हैं पहले तो वो देखें। ये होते हैं आपके लाइमस्टोन, ठीक है। उसके बाद माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, और फॉस्फोराइट भी होता है,
तो ये क्या नॉन मेटालिक मेटल्स होते हैं, है ना, जो काम किस में आते हैं आपके सीमेंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, केमिकल इंडस्ट्री में और फर्टिलाइज़र बनाने में, तो ये सारे में काम आते हैं। और इंडिया में इसकी भरमार है, ठीक है, बहुत अबंडेंट में है। कोई मतलब इनफैक्ट लाइमस्टोन के केस में तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? A proclamation of national emergency must be approved by each house within how many days? How many months? Sorry, ठीक है। तो ये कितने टाइम में इसको अप्रूव करवाना पड़ता है? तो ये आपको करवाना पड़ता है 1 महीने में। आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी लग तो गई, पर उसका जो घोषणा है, जो उसका प्रोक्लेमेशन है, उसको दोनों हाउस से अप्रूव करवाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। और स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है इसको पास करवाने में। और एक बार अगर अप्रूव हो गई तो कितने टाइम तक नेशनल इमरजेंसी रख सकते हैं? वो कर सकते हैं आप 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक इसको आगे चलाते हैं। कितने, देखिए 6 महीने तो चलाना है, पर क्या वो एक्सटेंड हो सकती है? बिल्कुल एक्सटेंड हो सकती है। और कितनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इनडेफिनेट टाइम्स आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो कारण है वो क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपके कारण बनते हैं, रीजंस हैं जिनके कारण आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी की बात की जाए तो कौन से पार्ट में आता है? अगर पार्ट की अगर बात की जाए तो पार्ट 18 में आता है इमरजेंसी के सारे प्रोविजंस। एक और कथन और अभिकथन और कारण से चिन्हित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है हमारा PSLV को इसरो ने सबसे महत्वपूर्ण प्रेक्षेपण यान के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। PSLV को इसरो से जो है PSLV जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है जो लॉन्च व्हीकल की तरह इसरो के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, PSLV जो है इसरो का वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वर्क हॉर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है हमारा वो तो बिल्कुल सही है ना। मल्टी ऑर्बिट प्लस मल्टी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है PSLV की, है ना। एक समय पर एक से ज़्यादा जो सैटेलाइट है उनको ले जाने की क्षमता रखता है PSLV। लॉन्च कब हुआ था? 1994 में पहली बार PSLV ने उड़ान भरी थी, है ना। और इसका दूसरा कारण क्या है? PSLV अत्यधिक बहुमुखी है, विभिन्न प्रकार के पेलोड को विभिन्न पृथ्वी की कक्षाओं में प्रेक्षेपित करने में सक्षम है और इससे विभिन्न प्रकारों के असाधारण रूप से उच्च मिशन सफलता दर का दावा करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो हमारे सही हैं। और आर अगर देखें तो वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता है ए को। तो हमारा आंसर हो जाएगा A and R are both true and R is the correct explanation of A। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए एंग्लो इंडियंस का, जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती हैं उसमें नॉमिनेशन का प्रावधान था, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान था। तो इसको हटाया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया था। उसके बाद जो नॉमिनेशन है एंग्लो इंडियन मेंबर्स का स्टेट असेंबलीज में वो ख़त्म किया गया, है ना।
एंग्लो इंडियन का तो ख़त्म कर दिया, पर SC ST का जो नॉमिनेशन होता है वो कायम रहा था ना। ओरिजिनली बात की जाए तो आर्टिकल 33 में आता था, 333 में, कि इनको नॉमिनेशन जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं उनको जो है रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। तो पर 2019 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 104, उसमें स्टेट असेंबली से हट गया, साथ ही आपके लोकसभा से भी ये हटा दिया गया, है ना, लोकसभा से भी हटा दिया गया। और अगर बात की जाए 2019 में तो अमेंडमेंट आ गया था, लागू कब से हुआ था? जनवरी 2020 में। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो देखिए हमारा सी जो है, इस प्रावधान को 104 में संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रोविजन वॉज अबॉलिश्ड बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ने आपराधिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाया है? तो इनमें से कौन सा परिवर्तन लाए हैं? BNSS जो कि 2023 में आए थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रावधान आया था? तो इसमें प्रावधान लाया गया था वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशंस का। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कन्फेशन जो होती है, स्टेटमेंट्स होती है, उनको अब एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो रिकॉर्डेड कन्फेशंस जो है वो। कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के समर्थन करती हैं? ठीक है, तो कौन सी सेवाएं हैं जो उनका समर्थन करती हैं? तो इसके लिए आपका जो लॉन्च किया गया था ना, वो था आपका IPBB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। इससे जो पोस्टमैन हैं, जो डाक सेवक हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज है ना हर घर पहुंचा सकते हैं, ये इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? सन 2018 में। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में आता है ये, है ना। तो ध्यान रखिएगा, IPBB इसको लॉन्च किया गया था, जो सॉरी ये क्या हो रहा है? चलिए अगला देख लेते हैं। कालबेलिया नृत्य जो है वो डैश की गति को दर्शाता है, ठीक है। किसके मूवमेंट को दर्शाता है? आपका कालबेलिया डांस। तो कालबेलिया डांस जो है वो आपका दर्शाता है फोक डांस, ठीक है। फोक डांस है कहाँ का? राजस्थान का। और वो किसके मूवमेंट को दर्शाता है? वो दर्शाता है सांप के मूवमेंट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नेक, ठीक है। कालबेलिया की अगर बात की जाए तो कालबेलिया को कहते ही स्नेक डांस है, ठीक है। एक दूसरा नाम जो है इसका वो स्नेक डांस ही है ना। कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ये राजस्थान का एक फोक डांस है ना। कालबेलिया डांस कालबेलिया कम्युनिटी ही परफॉर्म करती है। और अगर बात की जाए तो यूनेस्को ने इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में भी इस डांस को शामिल किया था। कब करा था? सन 2010 में। सन 2010 में इसको शामिल किया गया था। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड देश किस आयाम में 2024-25 दोनों में प्रथम स्थान पर रहा था? ठीक है, दोनों स्थान पर रहा था स्विट्जरलैंड
ने लगातार 2 साल फर्स्ट पोजीशन कौन से पैरामीटर में, डायमेंशन में पाया था? तो IMDb की जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग हुई थी ना, उसमें स्विट्ज़रलैंड कंसिस्टेंटली फर्स्ट रहा है। किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में, आधारभूत संरचना में फर्स्ट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में होता क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो देखा जाता है, ठीक है। तो वो इसमें हमेशा स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे ही रहा है। 2025 में मैंग्रोव सेल पहला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है, ठीक है। तो जो इनिशिएटिव था मैंग्रोव सेल, वो कौन से भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी महाराष्ट्र से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में ये मैंग्रोव सेल लॉन्च हुआ था। जो मैंग्रोव्स हैं उनकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और स्टेट की जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंडर में ये इनिशिएटिव काम करता है। और अगर बात की जाए मैंग्रोव्स की, तो महाराष्ट्र में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स जो हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। एक और असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, लोहा और इस्पात को एक भारी उद्योग माना जाता है। आयरन एंड स्टील इज कंसिडर्ड अ हैवी इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है ना। इसको हैवी इंडस्ट्री माना जाता है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बहुत बल्की है ना। और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो है हैवी इंडस्ट्री माना जाता है। इसके लिए कपास और रबड़ जैसे हल्के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। इट रिक्वायर्स लाइट वेट रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड रबर, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए आयरन और स्टील की ना, वो इन चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करते। रबड़ और कॉटन पे डिपेंड ही नहीं करते। वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं आपके आयरन ओर पे। आयरन ओर हो गया, कोल है ना, लाइमस्टोन है, इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। रबर और कपास जो है, कॉटन है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है इनका, ठीक है। तो पहला तो है हमारा सही, दूसरा है गलत। आर इज ट्रू एंड ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला सवाल है, मिष्टी योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो मिष्टी योजना के बारे में बताना है इनमें से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो पहला है, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ना। जो है इसका साइंटिफिक मेथड से मैंग्रोव प्लांटेशन इसका मेन उद्देश्य है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 के अंतर्गत की गई थी। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 2023-24 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसमें मैंग्रोव वनों को व्यावसायिक रूप से पट्टे पर देना शामिल है। बिल्कुल गलत बात है ना। आप कंजर्वेशन कर रहे हो, कंजर्वेशन हमारी प्रायोरिटी है, कमर्शियल लीजिंग तो कहीं से आ ही नहीं सकता। तो ये जो है हमारा बिल्कुल गलत बात है, कथन जो हमारा गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 317 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरसन किया गया था, ठीक है। तो जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, उसको किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के द्वारा हटाया गया था, ठीक है। तो ये जो स्पेशल स्टेटस है ना, वो हटा था, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू हुआ था, है ना, ठीक है, अंडर आर्टिकल 370(3), ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370(3) के तहत राष्ट्रपति का आदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ठीक है, इससे हुआ क्या था, जो स्टेट था ना उसका रीऑर्गेनाइजेशन करके 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म कर दी गई थी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।